हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका SMCF ऑब्लिक CFL के अमेंडमेंट्स पार्ट 3 में। 2 अमेंडमेंट्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं फॉर दिसंबर 2024। फटाफट देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट यूनिट्स। ठीक है, बहुत ही नया कंसेप्ट आया है, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी INVIT के ट्रांजैक्शंस में, जिसको बेसिकली एड्रेस करने के लिए डाला गया है। अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। मुझे लगता है एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आना रहा तो इस पे आ सकता है, क्योंकि काफ़ी नया कंसेप्ट है। सेम गोज फॉर SMREIT जो मैंने लास्ट पार्ट में पढ़ाया था। नया कंसेप्ट है तो एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम इस पूरे सिचुएशन को समझते हैं। देखो, गाइडलाइंस काफ़ी बेसिक हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसी हैं कि आपको शायद समझ में ही ना आए या बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। सिंपल है, बस आपको अगर वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम समझ में आ गई जो ये चीज़ एड्रेस करना चाहती है, तो गाइडलाइंस काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, जैसे मुझे समझ में आ गई। पर अगर आप सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर पाए तो आपको पर्पज़ ही नहीं समझाना, तो फिर आपको गाइडलाइंस का भी ज़्यादा रिटेन नहीं होगा। रिटेन तभी होगा मेरे हिसाब से जब आपको सिचुएशन ख्याल में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा अपन इस पे बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं, और कुछ मैं पॉइंट्स आपको लिख के दूंगा, जो मतलब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं 2 4 5 लिखवा के दूंगा, जैसे मैंने SMREIT में लिखवा के दिया था। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि INVIT आपको पता ही है कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में ही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही वो पैसा लगा सकता है। अब जब आप कोई रनिंग प्रोजेक्ट खरीद रहे हो, आप अंडर कंस्ट्रक्शन या जो अभी तक कमीशन नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मिनिमम कितना कंप्लीटेड में लगाना है वो सब आपको पता होता है। तो जब आप किसी से कोई प्रोजेक्ट खरीद रहे हो, INVIT जब किसी से कोई प्रोजेक्ट खरीद रही है, तो सबसे बड़ा पंगा जो होता है इस फील्ड में, दैट इज वैल्यूएशन। कोई भी डील में, इवन रियल एस्टेट में ले लो या कोई भी फील्ड में ले लो, वैल्यूएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि सेलर का जो वैल्यूएशन होता है उस प्रोजेक्ट का और बायर का जो वैल्यूएशन होता है प्रोजेक्ट का, वो हमेशा अलग होता है, और वो नेगोशिएट करके एक पॉइंट पे लाके वो डील करते हैं। लेकिन अगर वो एक पॉइंट पे नहीं ला पा रहे हैं उसको, तो फिर वो डील कैंसिल हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम इस सेक्टर में था कि प्राइसिंग या जो वैल्यूएशन है वो इतना उसमें गैप था, और वो एक कॉमन पॉइंट पे नहीं ला पा रहे हैं, और इस वजह से डील्स ही काफ़ी कम हो रही हैं। तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहां वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ रहे हो, ये एक प्रोजेक्ट है जो रन हो रहा है। ठीक है, ये कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सिर्फ खरीद नहीं रहे हो जिसकी आप ऐसे आसानी से ही वैल्यूएशन निकाल लो। प्रॉब्लम ये है कि ये एक रनिंग प्रोजेक्ट है, वो कितना कमा के दे सकता है उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन होता है। अब ऑब्वियसली आपको ये मेंटालिटी पता होना चाहिए कि सेलर अपना बच्चा सबसे अच्छा होता है ना, तो वैसा भाई मेरा प्रोजेक्ट है तो मुझे अच्छा ही लगेगा, मैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा कि वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ये ऐसा है वो वैसा है। मैं अच्छे अच्छे पिक्चर पोर्ट्रे करके ज़्यादा वैल्यूएशन ही लेने की कोशिश करूंगा। और बायर हमेशा खरीदता है, उसको पैसा देना है, तो वो कंजर्वेटिव वैल्यूएशन करता है, वो परफॉर्मेंस को कम ही आंकेगा, वो नेगेटिव फैक्टर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देगा, और सेलर हमेशा पॉजिटिव पे ध्यान देता है। तो ये आपको बेसिक पता होगा, कोई भी सेलर हो कोई भी बायर हो, ये ऐसा मेंटालिटी वाला गेम होता है। तो यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज परफॉर्मेंस। जो आप क्लेम्स करते हो ना, सेलर जो क्लेम करता है, बायर को वो हजम नहीं होते कि नहीं आप बोल रहे हो ऐसा होगा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा प्रोजेक्ट का, पर अगर नहीं निकला तो, कि बाद में तो एक बार आपने पैसे दे दिए फिर तो काम खत्म हो गया ना, फिर परफॉर्मेंस कम भी हुआ तो भी आपका, ज्यादा आया तो भी आपका। तो ये पूरा
प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा उसके हिसाब से वैल्यूएशन चेंज होता है, ठीक है। अब यहां अब समझो, अब गाइडलाइंस, अब जब बायर सेलर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो चीजें यहां पे कवर नहीं की गई है। बहुत ही एक ऐसा एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को कवर किया गया है, जनरलाइज नहीं है ये, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं ये जनरलाइज नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहां अप्लाई हो रहा है ध्यान दो, ये प्रॉब्लम एरिया आपको समझ में आ गई। अब आते हैं सिचुएशन पे कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आप मतलब यहां पे कौन है, मैं आईएनवीआईटी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। जब भी बेस यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आईएनवीआईटी की। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय कर रहे हो फ्रॉम योर स्पॉन्सर, ठीक है, आप अपने ही स्पॉन्सर से अगर प्रोजेक्ट ले रहे हो, जो कि बहुत ही कॉमन है, स्पॉन्सर ही आपको प्रोजेक्ट बेचता है और वो आईएनवीआईटी फिर उसको चलाते रहती है, ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। तो यहां पे ही यही सिचुएशन में सबऑर्डिनेट यूनिट्स को यूज करने का पावर दिया गया कि जब भी कोई आईएनवीआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय कर रही है फ्रॉम इट्स स्पॉन्सर, स्पॉन्सर से ही वो अगर प्रोजेक्ट लिया जा रहा है और वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक रास्ता सबऑर्डिनेट यूनिट्स के थ्रू आप निकाल सकते हो। जो वैल्यूएशन डिफरेंसेस होते हैं उसका एक रास्ता सबऑर्डिनेट यूनिट्स के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, क्लियर है क्या। अब ये रास्ता है क्या, बेसिकली सबऑर्डिनेट यूनिट्स है क्या। तो बेसिकली आपके हाथ में एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वैसे ही सबऑर्डिनेट यूनिट्स होते हैं विच आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी ऑर्डिनरी यूनिट्स, ठीक है। अब ये काफी अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वैसा नहीं है, ये काफी अलग है। मतलब सबऑर्डिनेट यूनिट्स एक्चुअली उसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक कमिटमेंट है। सबऑर्डिनेट यूनिट्स के थ्रू क्या होता है, कमिटमेंट हो जाता है कि अगर उसके कन्वर्जन के जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्डिनरी यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखो मुद्दा क्या है, एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, सोलर पावर या हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, कोई भी पावर ले लो। तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का सपोज ये प्रोजेक्ट है। अब आपका प्रोजेक्ट कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, एफिशिएंसी कितनी है, एक होता है कैपेसिटी, एक होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि काफी लॉस होता है उसमें, एनर्जी लॉस, ये लॉस, वो लॉस। तो वो आपका क्या एफिशिएंसी लेवल है, उस पे वैल्यूएशन का गेम होता है, ठीक है। तो अगर अब इसमें आप टेक्निकल एग्जांपल नहीं लूंगा मैं कुछ, मेरा बस बोलना है कि सेलर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है, सेलर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। आप समझो पहले कि वो परफॉर्मेंस ज्यादा ही बोलेगा और उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है, सपोज वो प्रोजेक्ट का वैल्यू आ रहा है 100 करोड़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, जो कि ज्यादा होता है बाय द सेलर। वो बोल रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस इतना इतना है और उसके हिसाब से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन बनता है। बायर ने फिर इवैल्यूएट किया उसको, बायर पूरा इवैल्यूएट करेगा, वो पूरे सेक्टर को समझेगा, बाकी लोग कॉम्पिटिटर्स का क्या है, आजू बाजू और कुछ अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेम तरीके से जनरेट करते हैं तो उनका कितना एफिशिएंसी होता है, इन जनरल इंडस्ट्री में क्या चलता है, तो वो पूरा रिसर्च करेंगे और ऑब्वियसली उनका जो इवैल्यूएशन आएगा वो सेलर से कम ही आएगा, तो उसका परफॉर्मेंस कम आएगा, जनरेशन का जो एफिशिएंसी का परसेंटेज है वो कम आएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यूएशन, सपोज उसका वैल्यूएशन आ रहा है 75 करोड़, ठीक है, मतलब वो ये प्रोजेक्ट 75 करोड़ में मांग रहा है, सेलर बोल रहा है नहीं भाई परफॉर्मेंस ज्यादा है, वो 100 करोड़ में बेचूंगा। अब इसका रास्ता क्या है, 75 बायर ऑलरेडी बोल रहा है, प्रॉब्लम किसका है, 25 करोड़ का। इसको बार बार कहा जाता है वैल्यूएशन डिफरेंस, वैल्यूएशन गैप्स, ठीक है, इधर उधर जब भी आप पढ़ोगे। तो 25 करोड़ का रास्ता कैसे निकलेगा, इसका यूज है सबऑर्डिनेट यूनिट्स और लिमिटेड यूज है,
यहां पे गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं गैप को कम कर देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि 25 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इतने बड़े गैप को सबऑर्डिनेट यूनिट्स के थ्रू आप नहीं भर सकते। सपोज यहां पे वो आता है 90 करोड़, ठीक है, 10% का गैप है, 10 करोड़ का गैप है, 10% के अंदर ही ये आता है, ठीक है, ये आपका गैप है, वैल्यूएशन गैप। तो यहां पे आप देखो मैकेनिज्म क्या बोला गया है कि बायर अभी 90 करोड़ रुपए दे देगा, 90 करोड़ अब भी दे दो, क्योंकि 90 करोड़ में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, 90 करोड़ तो वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल है, तो 90 करोड़ आप आज बेच दो और उसके लिए आपको यूनिट्स इशू किए जाएंगे, ठीक है, लेन देन कर लो और उसके अगेंस्ट पैसा देना है तो पैसा दो, नॉर्मल यूनिट्स इशू करने तो नॉर्मल यूनिट्स इशू करो, जो भी डील होती है, ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉब्लम काय का हुआ 10 करोड़ का, कि 10 करोड़ का क्या होगा, तो 10 करोड़ के लिए आप आज की डेट में सिर्फ क्या कर दो, सबऑर्डिनेट यूनिट्स दे दो, पैसे मत दो, सबऑर्डिनेट यूनिट्स दे दो बस। और ये सबऑर्डिनेट यूनिट्स को अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, वॉलेंट्री नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, कि परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पहले ही डिसाइड हो जाएंगे कि इतना मिनिमम परफॉर्मेंस हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंटली जनरेट हुआ, तो फिर हम सबऑर्डिनेट यूनिट्स के जगह पे आपको ऑर्डिनरी यूनिट्स इशू कर देंगे और उसके पैसे दे देंगे। मतलब ये 10 करोड़ आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही दिए जाएंगे, सिंपल गणित ऐसा ही है कि 90 में कोई डिस्प्यूट नहीं है, 90 अभी ले लो, 10 लेकिन हम बाद में देंगे, अगर हमको जो परफॉर्मेंस आप प्रॉमिस कर रहे हो वो अगर परफॉर्मेंस हमको एक्चुअली मिलता है तो हम आपको बाद में देंगे, मतलब वो कॉन्टिंजेंट हो गया, कॉन्टिंजेंसी डाल दी है, और कॉन्टिंजेंसी काय के बेसिस पे है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कि अच्छा परफॉर्मेंस मिला जैसा आप कह रहे हो तो हम आपको ये 10 करोड़ बाद में दे देंगे, मतलब सबऑर्डिनेट यूनिट्स को कन्वर्ट कर देंगे इन द ऑर्डिनरी यूनिट्स। क्लियर है क्या? तो एक लॉलीपॉप है, एक कमिटमेंट दे दी है और वो परफॉर्मेंस बेस पे दी हुई है, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म दिया गया है बाय सेबी। अब इसमें आपको बस मैकेनिज्म यानी ऑपरेशनल ये कैसे चलेगा वो समझना है कि सबऑर्डिनेट यूनिट्स कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम एक लिमिट डाली जाती है कि कितना यूज किया जा सकता है। फिर है कि इस पे वोटिंग पावर होगा कि नहीं, वोटिंग पावर होगा कि नहीं, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होंगे तो ये कैसे कन्वर्ट होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, मिनिमम कितना ड्यूरेशन होगा, कब कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एक मिनिमम ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया गया है। फिर अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, परफॉर्मेंस बेंचमार्क मीट नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग इस पूरे मैकेनिज्म के इर्द गिर्द जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी चीजें उसको गाइडलाइंस के तौर पे एड्रेस किया गया है, ठीक है। तो आपको बस अगर ये सिचुएशन ख्याल में आ गई आपको गाइडलाइंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते जाते हैं और जो बेसिक पॉइंट है वो मैं यहां पे आपको लिखवा के देते जाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबऑर्डिनेट यूनिट क्या है, सबऑर्डिनेट यूनिट क्या है, सबऑर्डिनेट यूनिट मींस एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय INVIT, ठीक है, सिर्फ INVIT को अलाउ किया गया, विच कैन बी क्लासिफाइड रिक्लासिफाइड एज एन ऑर्डिनरी यूनिट, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है जो कन्वर्ट हो सकती है, इसको आप ऑर्डिनरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है सबऑर्डिनेट यूनिट्स, इसका और कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कोई डेट नहीं है जो आपको वापस करनी है, ये नॉर्मल यूनिट भी नहीं है जिसके लिए आपने पैसे लिए हैं, जिस पे वोटिंग पावर होगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब ये कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये ऐसी चीज है जो अगर कॉन्टिंजेंट ऐसी चीज है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो इसके बदले में आपको ऑर्डिनरी शेयर्स मिल जाएंगे, पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अलग ये किया गया है। अब ये गाइडलाइंस में नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम सबऑर्डिनेट यूनिट्स का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू सबऑर्डिनेट यूनिट इशूड, जो जो इशू करेगा उस पर पूरा फ्रेमवर्क अप्लाई होगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मेंशन दिस फ्रेमवर्क शैल आल्सो अप्लाई टू एनी सबऑर्डिनेट यूनिट्स इशूड प्रायर, ठीक है। बैक डेट से अप्लाई होगा, किसी ने अगर ये फ्रेमवर्क आने के पहले सबऑर्डिनेट का यूज कर लिया है तो उस पर भी ये बैक डेट से अप्लाई हो जाएगा। तो बैक डेट से इसको लाया गया है, सारे सबऑर्डिनेट यूनिट्स पहले इशू हुए या बाद में इशू होंगे, सब पे ये फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। फिर है प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस अप्लाई टू ऑर्डिनरी यूनिट्स शैल अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटेंडिस टू द इशुएंस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स, ठीक है। मतलब प्रोसीजर सेम है, प्राइसिंग नॉर्म सेम है, सब सेम है,
सब क्या अलग है वो वाला ही इधर दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। स्टार्ट करते हैं। पहला है इशुएंस, ठीक है, ध्यान देना, इस पे आ सकते हैं क्वेश्चंस। इशुएंस ऑफ सबॉर्ड, इशुएंस ऑफ सबॉर्ड, ठीक है, कौन, किसको, कब, कैसे, कितना, सब यहां पे बताया गया है, ठीक है, एक एक आप समझते जाओ। सबसे पहला है देखो कौन, सबऑर्डिनेट यूनिट्स शैल ओनली बी इशूड बाय अ प्राइवेटली प्लेस्ड एनवीआईटी, ठीक है, तो आप कौन हो, इशूड बाय प्राइवेटली प्लेस्ड एनवीआईटी। क्या होता है ये, एनवीआईटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पब्लिकली प्लेस्ड एनवीआईटी, मतलब पब्लिक एनवीआईटी, एक होता है प्राइवेट एनवीआईटी, ठीक है। तो बेसिकली आपने फंड्स कैसे रेज किए हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। अगर आपने आईपीओ किया हुआ है, इनिशियल ऑफर किया है यूनिट्स का, ठीक है, जो रेगुलेशन 14 में आता है, इनिशियल ऑफर आपने किया है पब्लिक को, तो आप पब्लिक एनवीआईटी हो जाओगे, आपको आपके यूनिट्स लिस्ट करने होंगे, और आपने क्योंकि पब्लिक से पैसा लिया हुआ है तो आपका कैटेगराइजेशन कैसे आएगा, पब्लिक एनवीआईटी। फिर अगर आपने पहला फंड जो रेजिंग किया है वो प्राइवेट किया है, मतलब आपने पब्लिक से पैसा लिया ही नहीं है, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेज किया है, तो आप कौन हो जाओगे, प्राइवेट एनवीआईटी। तो बेसिकली फंड्स कैसे रेज किए हैं उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन है। दोनों यूनिट्स लिस्ट कराना मैंडेटरी हो गया है, ठीक है, 2023 1 जनवरी 2023 से ये रूल बदल गया है कि अगर आप प्राइवेटली भी पैसा रेज करते हो स्टिल यूनिट्स लिस्ट करना मैंडेटरी है, मतलब भले प्राइवेट एनवीआईटी है स्टिल वो लिस्टेड ही होती है। अनलिस्टेड प्राइवेट अब बंद हो गया है, पहले अलाउड था, स्टार्टिंग में जब ये आया था तब अलाउड था, कुछ बनी भी थी, बट 1 जनवरी 2023 से वो बंद कर दिया गया है। और प्राइवेटली भी अगर आप पैसा रेज करके एनवीआईटी बना रहे हो तो भी वो लिस्ट करना जरूरी है, मतलब प्राइवेट एनवीआईटी है तो वो भी लिस्टेड ही होती है, पब्लिक एनवीआईटी है तो वो भी लिस्टेड ही होती है। क्लियर है क्या? तो ये किसको देखो ऑप्शन दिया गया है, प्राइवेटली प्लेस्ड एनवीआईटी, मतलब पब्लिकली प्लेस्ड एनवीआईटी जो होता है जिसने इनिशियल ऑफर करके पैसा रेज किया हुआ पब्लिक से, वो सबऑर्डिनेट यूनिट्स इशू नहीं कर सकते। तो ऐसा माइंड में एक एक ऐसा फिल्टर बिठाते जाओ कि कौन इशू कर सकता है, सिर्फ प्राइवेटली प्लेस्ड एनवीआईटी, ठीक है, पब्लिकली प्लेस्ड एनवीआईटी इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अपॉन एक्विजिशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं और उसके पेमेंट के लिए सबऑर्डिनेट यूनिट्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट यूनिट शैल बी इशूड ओनली टू, ठीक है, इशूड बाय इशूड टू, बहुत ही स्पेसिफिक है, हाँ, जनरल नहीं है ये, ठीक है। तो इशूड टू स्पॉन्सर, इट्स एसोसिएट्स एंड स्पॉन्सर ग्रुप, ठीक है, इन्हीं को आप दे सकते हो क्योंकि आप प्रोजेक्ट ही इन्हीं से खरीद रहे हो, इन्हीं से प्रोजेक्ट खरीद रहे हो और वो प्रोजेक्ट का पैसा इन्हीं को देना है, तो पैसा जो आप दे रहे हो वो आप सबऑर्डिनेट यूनिट्स इशू करके दे सकते हो, ठीक है। तो इशूड टू स्पॉन्सर ग्रुप और स्पॉन्सर के जो एसोसिएट्स हैं, ठीक है, इन्हीं को इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई और इंडिपेंडेंट पार्टी है तो उसको सबऑर्डिनेट इशू नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खरीदा जा रहा है, प्राइवेटली प्लेस्ड एनवीआईटी खरीद रही है, ठीक है, इसका डायग्राम बना सकते हो एप्लीकेबिलिटी पे, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि डील दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है, जो सेलर है वो कौन है, वो स्पॉन्सर है, ठीक है, या उसका एसोसिएट है या स्पॉन्सर ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। क्या खरीदा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और कौन खरीद रहा है, प्राइवेटली प्लेस्ड एनवीआईटी, ठीक है, प्राइवेटली प्लेस्ड। तो इस सिचुएशन में सिर्फ सबऑर्डिनेट यूनिट्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है, बना लो पॉज करो, बना लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है और क्या खरीद रहा है, तीन बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। एंड शेल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, पैसा दिया नहीं जा रहा,
पर उसको पार्ट ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा उस वक्त जब हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमने यूनिट्स दे दिए हैं और अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो वो कन्वर्ट होगा और हमको पैसा देना ही पड़ेगा, वो सब ऑटोमेटिक है। क्योंकि परफॉर्मेंस मीट हो गया फिर हम मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा और हमको पैसा देना ही पड़ेगा। तो कमिटमेंट आ जाती है उससे आज ही, हम आज ही आपको सबऑर्डिनेट यूनिट्स दे रहे हैं, इसलिए वो एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम सच स्पॉन्सर, एसोसिएट और स्पॉन्सर ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे वोटिंग राइट्स नहीं होंगे क्योंकि ये ऑर्डिनरी यूनिट्स नहीं है। मतलब आप जब पढ़ोगे धीरे धीरे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सबऑर्डिनेट यूनिट्स का कन्वर्जन के अलावा और कोई भी पर्पस नहीं, वो कहीं कोई भी चीज में काउंट नहीं होता, सिर्फ वो कन्वर्ट हो सकता है अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क मीट होता है, तो बस उतना ही उसका पर्पस है। ठीक है, तो इस पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, शैल नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। ठीक है, नो वोटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑन सबऑर्डिनेट यूनिट्स। ठीक है, बढ़े आगे। फिर सेम कि इसका डीमैट फॉर्म में इशू होगा और इसका सेपरेट ISIN नंबर होना चाहिए। ठीक है, डीमैट फॉर्म issued in demat form and shall have separate ISIN, मतलब ऑर्डिनरी यूनिट से अलग ISIN इसका होना चाहिए। फिर है कि ये लिस्ट कराना जरूरी है, लेकिन कन्वर्जन के बाद, जब तक कन्वर्ट नहीं होता ये लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्पॉन्सर के पास ही होने चाहिए। सबऑर्डिनेट शैल बी लिस्टेड, लेकिन कब? आफ्टर देयर कन्वर्जन या रिक्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डिनरी यूनिट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड आफ्टर reclassification into ordinary units। ठीक है, फिर है बाकी सब नॉर्मल है। सबऑर्डिनेट्स में बी इशूड बाय वे ऑफ इनिशियल ऑफर। अब ये थोड़ा सा कुछ मतलब प्रॉब्लमैटिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इनिशियल ऑफर हुआ तो फिर वो प्राइवेटली प्लेस्ड INVIT नहीं रहेगी, वो तो पब्लिक कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो लिखा है बाय अ प्राइवेटली प्लेस्ड, ये बिफोर ट्रांजैक्शन है या आफ्टर ट्रांजैक्शन है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप इनिशियल ऑफर के तौर पे ये सब करोगे तो फिर आप प्राइवेटली प्लेस नहीं रहोगे ना, फिर तो आप पब्लिकली प्लेस में आ जाओगे। तो ये थोड़ा मुझे पर्सनली कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, इसलिए ठीक है मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आप कभी भी इसका यूज कर सकते हो, बाय वे ऑफ इनिशियल ऑफर और एनी ऑफर सब्सिक्वेंट टू द इनिशियल ऑफर, ईदर अलोंग विथ। ठीक है, इनिशियल ऑफर मतलब पब्लिक ऑफर नहीं होगा, इनिशियल ऑफर हो सकता है प्राइवेटली प्लेसमेंट हो। मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि जब INVIT बन रही है, पैदा हो रही है, पहला प्रोजेक्ट ले रही है, उसी वक्त ये यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब्सिक्वेंटली बाद में भी अगर आप कर रहे हो तो वही चलता है, मतलब एनी टाइम। इनका बोलने का मतलब मेरे हिसाब से एनी टाइम, INVIT के लाइफ टाइम में कभी भी, कोई भी ट्रांजैक्शन में कभी भी इसको यूज किया जा सकता है, ईदर अलोंग विद द इशू ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट्स और विदाउट द इशू ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट्स। ठीक है, पूरे के पूरे सबऑर्डिनेट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे कि 10% का ही ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं स्पॉन्सर से कोई प्रोजेक्ट ले रहा हूं, 90 करोड़ में ले रहा हूं, अब वो 90 करोड़ जरूरी नहीं कि मैं यूनिट्स के थ्रू ही दूंगा, मैं डायरेक्ट कैश भी दे सकता हूं। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसे करते हो, कितना कंसिडरेशन आप कैसे पे करते हो। ठीक है, तो यहां इसलिए सब चीजें फ्लेक्सिबल रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। Issue of subordinate units made after the initial offer shall require the approval of unit holders। ठीक है, यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। वेयर वोट कास्ट इन फेवर shall not be less than 1.5 times of the vote cast against। ठीक है, 1.5 times का क्राइटेरिया दिया हुआ है।
और ऑब्वियसली कि अगर आप स्पॉन्सर हो और आप ही से प्रोजेक्ट लिया जा रहा है और उसी पे मीटिंग हो रही है, उसी पे वोटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड पार्टी माने जाएंगे। तो स्पॉन्सर ग्रुप और उनके एसोसिएट्स को वोटिंग पावर उस रेजोल्यूशन पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो दिया हुआ है। हाउएवर एनी यूनिट होल्डर हु इज अ पार्टी to acquisition of infrastructure project including sponsor, its associate or sponsor group shall not be entitled to vote। तो इंटरेस्टेड पार्टीज वोट नहीं कर सकती। फिर है प्राइसिंग सेम है जैसे ऑर्डिनरी की होती है, क्योंकि आगे चल के ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होना है। ये तो सिर्फ एक टाइम गैप है, कॉन्टिजेंसी है, बाकी ये इसका जो वैल्यूएशन है वो ऑर्डिनरी यूनिट के बराबर ही होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी यूनिट में ही कन्वर्ट होता है और इसका ऑर्डिनरी यूनिट का ही प्राइस बाद में पे होगा। तो प्राइसिंग नॉर्म सेम रखे गए। प्राइस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट्स, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। प्राइसिंग गाइडलाइंस सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट्स। फिर है कि लिस्टिंग का भी अप्रूवल आपको अभी से लेना है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो हम लेते हैं वो अभी से ही लेके रखना है कि जब ये कन्वर्ट होगा और बाद में हम लिस्ट करेंगे तो आप मना नहीं करोगे, पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लेना है। Prior to the issuance of subordinate units, the investment manager shall obtain in principle approval from the recognized stock exchange for listing of such subordinates after। लिस्ट तो बाद में ही होंगे, लेकिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल अब भी लेना पड़ेगा इशू करने के पहले, ठीक है। फिर ये सब बाकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं सबऑर्डिनेट यूनिट से रिलेटेड, ठीक है, कि जो भी इनेबलिंग प्रोविजंस हैं वो ट्रस्ट डीड में आपको इसमें मेंशन करना होगा। टर्म शीट में भी इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताने पड़ेंगे जो आप फंड रेज कर रहे हो। फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर शेल डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ द पोटेंशियल रिक्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डिनरी इन द टर्म शीट, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, फिर उसका वैल्यूएशन बदल सकता है, ठीक है। तो एनएवी के जो भी चीजें हैं, डाइल्यूशन वगैरह जो हो रहा है वो सब आपको बताना पड़ेगा। फिर है द इन्वेस्टमेंट मैनेजर शेल डिस्क्लोज द टर्म शीट इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम, ठीक है। नाम में ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम में टर्म शीट के जो भी पैरामीटर्स हैं आपको डिस्क्लोज करना है। टर्म शीट यानी समरी होती है, सारे जो ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फंड रेजिंग के वो टर्म शीट में होते हैं। जैसे आपने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पढ़ा हुआ है, मेन प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस, वैसे ही यहां पे प्लेसमेंट मेमोरेंडम और उसी का जो अब्रिज वर्जन है उसको कहते हैं टर्म शीट, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ यूनिट होल्डर्स एज वेल एज एनी डॉक्यूमेंट विच में बी डिस्क्लोज टू इन्वेस्टर इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो ये सब डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं कि भाई आपको हर जगह सबऑर्डिनेट यूनिट्स अगर आप यूज कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन में, फंड रेजिंग में, तो आपको उसके बारे में हर जगह बताना है। फिर सेम है INVIT शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द टर्म शीट, प्लेसमेंट मेमोरेंडम, नोटिस ऑफ यूनिट होल्डर्स जिसमें आप ये अप्रूवल ले रहे हो अगर रिक्वायर्ड है तो, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड शेल फाइल द सेम विद द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सारी चीजें वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करनी है और अपने स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइल करनी है। फिर ये है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि कितना क्वांटम कितना यूज किया जा सकता है सबऑर्डिनेट यूनिट्स का। द अमाउंट ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स इशूड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय NVIT शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्विजिशन प्राइस, ठीक है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ एक्विजिशन प्राइस, ठीक है। 10% के रेंज में ही वैल्यूएशन डिफरेंस है तो ही इसको यूज करके आप काम कर सकते हो। फिर सेम है कि एट एनी टाइम 10% से ज्यादा सबऑर्डिनेट यूनिट्स नहीं होने चाहिए। टोटल नंबर, ठीक है, एक अमाउंट था इसीलिए उसका बेस था प्राइस, बेसिक समझो। अमाउंट की बात कर रहे हैं तो बेस भी इसलिए प्राइस का था। अब हम बात कर रहे हैं नंबर की, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इशूड बाय NVIT एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्यूमुलेटिव लिमिट है, शेल नॉट एक्सीड 10%। ऑब्वियसली नंबर है तो बेस भी 10% किसका होगा, नंबर का। 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी यूनिट्स, ऑर्डिनरी यूनिट से 10% ही मैक्सिमम सबऑर्डिनेट यूनिट्स हो सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स
आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम shall not exceed 10% of outstanding ordinary units। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है और ये अमाउंट है। ठीक है, और फिर है कि आप बाद में इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में इसको अमेंड करने का कोई क्लॉज नहीं है आफ्टर देयर इशुएंस। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा है इशुएंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, इशुएंस तो जो मैं इसलिए लिखवा के दे रहा हूं, 5-6 मेन पॉइंट्स बस आपको पहले याद करने, एक एक करके वो अपने आप याद आते जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये आप लिख लो। अब लिखो, ये इशुएंस के बेसिक कंडीशंस हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो इशुएंस के बारे में आप समझ गए। अब है ट्रांसफर, कि ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ट्रांसफर इन जनरल ये ट्रांसफरेबल नहीं है। लिस्ट भी नहीं करने हैं अभी, रिक्लासिफिकेशन के बाद लिस्ट करने। तो अप टू रिक्लासिफिकेशन, जब तक वो उसका अस्तित्व सबऑर्डिनेट यूनिट्स का है, तब तक वो नॉर्मली इन जनरल ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि ये स्पॉन्सर को ही दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा ही होगा कि विद इन द स्पॉन्सर ग्रुप अलाउड होता है, क्योंकि देने वाला भी स्पॉन्सर है, रिसीव करने वाला भी स्पॉन्सर है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो स्पॉन्सर के पास ही है, स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर स्पॉन्सर ग्रुप के बाहर किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब इन जनरल ट्रांसफरेबल नहीं है। सबऑर्डिनेट यूनिट्स शैल बी लॉक्ड इन। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, लॉक इन रहता है इस पे। जब तक ये सबऑर्डिनेट यूनिट है, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जब ये ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको लिस्ट करोगे, उसके बाद ये ऑर्डिनरी यूनिट की तरह ट्रांसफरेबल बन जाएगा। द सबऑर्डिनेट यूनिट शैल बी लॉक्ड इन टिल इट्स रिक्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डिनरी यूनिट्स। ठीक है, तो लॉक्ड इन टिल रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये नॉट ट्रांसफरेबल है। फिर इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे अपन कि लिमिटेड क्या ट्रांसफर अलाउड है। सबऑर्डिनेट यूनिट शेल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द स्पॉन्सर ग्रुप और एसोसिएट्स। ठीक है, तो विद इन द ग्रुप आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन स्पॉन्सर ग्रुप और एसोसिएट्स। ठीक है, लिमिटेड ट्रांसफर अलाउड है, नहीं तो एनी अदर पर्सन को आप नहीं कर सकते, इन जनरल वो अलाउड नहीं है। फिर इसको आप इसके बेसिस पे कोई लोन भी नहीं दे सकते, इसको कहीं एनकम्ब्रेंस कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, प्लेज वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट यूनिट शेल नॉट बी एनकम्बर्ड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट स्पॉन्सर या ये सब। ठीक है, डिपॉजिटरी शेल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफरेबल है ही नहीं, तो डिपॉजिटरी को भी सीधे सीधे कहा गया है कि कोई कोशिश भी करे तो आप रजिस्टर मत करना। सिर्फ विद इन द ग्रुप है तो चलता है, पर आउटसाइड द ग्रुप कोई चाहे भी तो डिपॉजिटरी के ऊपर भी ये गाइडलाइन डाली गई है कि आप रजिस्टर मत करना। ठीक है, डिपॉजिटरी शेल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर और एनकम्बरेंस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अनलेस सच अ पर्सन इज अ स्पॉन्सर, एसोसिएट और बिलोंग्स टू द स्पॉन्सर ग्रुप। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी के लिए पॉइंट था। फिर है मैनेजर शेल डिस्क्लोज एनी इंटर से ट्रांसफर और इंटर से एनकम्बरेंस। ठीक है, विद इन द ग्रुप जो भी है वो आपको डिस्क्लोजर देना है स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 1 वर्किंग डे। ठीक है, जो भी ये विद इन द ग्रुप ट्रांसफर हो रहे हैं 1 वर्किंग डे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताते रहना है। और अगर स्पॉन्सर बदल रहा है तो आउटगोइंग स्पॉन्सर इनकमिंग स्पॉन्सर को दे सकता है, तो वो भी चलता है। इन केस ऑफ चेंज इन स्पॉन्सर, आउटगोइंग स्पॉन्सर शेल ट्रांसफर द सबऑर्डिनेट यूनिट्स टू द अनदर स्पॉन्सर। विद इन द ग्रुप को ट्रांसफर करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्पॉन्सर से बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है, बिना सबऑर्डिनेट यूनिट्स को
कोई स्पॉन्सर ग्रुप में दिए बिना वो अपने आप को स्पॉन्सर ग्रुप से बाहर नहीं निकाल सकता। तो हर आउटगोइंग स्पॉन्सर को वो ट्रांसफर करना मैंडेटरी है। किसको? दूसरे स्पॉन्सर को या ग्रुप का कोई और मेंबर को या एसोसिएट्स को ट्रांसफर करके ही आप स्पॉन्सर से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा है ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है परफॉर्मेंस, सबसे मेन कि कन्वर्ट कब होगा, कितना समय है, कैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा। ठीक है, तो वो है एंटाइटलमेंट डेट, एंटाइटलमेंट इवेंट और परफॉर्मेंस बेंचमार्क। ठीक है, ध्यान देना, द डेट, इवेंट एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर रिक्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डिनरी यूनिट शैल बी क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड इन द टर्म शीट। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है, और वो ऑटोमेटिक होगा। जब वो परफॉर्मेंस हिट होगा ऑटोमेटिक फिर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि अप्रूवल लेना पड़ेगा यूनिट से फॉर रिक्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं है। वो उसके क्राइटेरिया अलग हैं और क्लियरली डिफाइंड है। हिट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर रिक्लासिफिकेशन शैल बी क्वांटिफाइबल, ऑब्वियसली, नहीं तो आप मेजर कैसे करोगे। ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगे डिस्प्यूटेबल ना हो। फिर है, अब ध्यान देना, मिनिमम टाइम परफॉर्मेंस, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल का परफॉर्मेंस मिनिमम आपको देखना पड़ेगा। तो वो है 3 years। मिनिमम टाइम पीरियड बिटवीन द इशुएंस एंड एंटाइटलमेंट डेट फॉर रिक्लासिफिकेशन शैल बी 3 years। 3 साल का बेंचमार्क होगा। 3 साल पूरा अगर अचीव हो रहा है तो फिर आप 3 साल के बाद, या जो भी आप स्पेसिफाई करोगे, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप 5 years भी सेट कर सकते हो, 10 years भी सेट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, पर मिनिमम जो गैप है वो 3 years की होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम टाइम बिटवीन इशुएंस and reclassification, entitlement date for reclassification shall be 3 years। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं हुआ अगर थोड़ा सा ही गैप है और स्पॉन्सर बोल रहा है नहीं 1 और साल बस दे दो प्लीज, तो क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? कितने बार एक्सटेंड कर सकते हैं? किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? ठीक है, प्रोसीजर्स दिए हुए एक्सटेंशन के बारे में। द एंटाइटलमेंट डेट मे बी एक्सटेंडेड, कब एक्सटेंड करेंगे? जब परफॉर्मेंस बेंचमार्क हिट नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम रह गया है। ठीक है, और आप एक चांस देना चाहते हो, आपके यूनिट होल्डर्स को लगता है कि नहीं यार बहुत कम गैप है, चांस देना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, एज स्पेसिफाइड, ये भी सब आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन द टर्म शीट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, shall not be extended more than 1 year। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन 1 साल का ही हो सकता है एट अ टाइम, एंड shall not be extended more than 2 times in total। मतलब 2 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता एट अ टाइम, 1 साल, और नंबर ऑफ टाइम्स पे भी लिमिट है, 2 टाइम ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर है एक्सटेंशन ऑफ एंटाइटलमेंट डेट मे बी डन ओनली फॉर द केसेस वेयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच एक्सटेंशन इज क्लियरली कॉन्टेम्पलेटेड, मतलब ऑलरेडी टर्म शीट में लिखा गया है, एंड ड्यूली अप्रूव्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द टर्म शीट प्रायर टू द इशुएंस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स। Extension of it shall be allowed only in cases of any unforeseen circumstances as mentioned in the term sheet, such as impossibility on account of force majeure, illegality on account of change in law, or any court order of the court of law। ठीक है, तो ये सब के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर आपको अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, एक्सटेंशन शेल बी रिक्वायर अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर्स एज पर द रेगुलेशंस, और फिर वही मीटिंग रखनी होगी तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सारी जानकारी देनी पड़ेगी। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ द नोटिस ऑफ यूनिट होल्डर शेल conveyed for such seeking approval for extension shall disclose the reasons for proposing such extension and the potential impact on account of such extension on। ठीक है, तो पूरा इम्पैक्ट आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पहले से ही बताना है। क्लियर है क्या? तो ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, गूगली डालनी है तो ये टॉपिक अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो, तो एट अ टाइम 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 2 टाइम्स आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। फिर ये एक्सटेंशन तभी हो सकता है जब ये क्लियरली पहले से बताया गया है, टर्म शीट में डिस्क्लोज्ड है और अप्रूव्ड है। ठीक है, और फिर अनफॉर्सीन
सर्कमस्टांसेस की वजह से ही ये नॉर्मली होता है। फिर आपको यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको सारी रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों एक्सटेंशन आप मांग रहे हो। ठीक है, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं फॉर एक्सटेंशन। क्लियर है? देख लो, अच्छे से देख लो। बढ़े आगे। फिर है प्रोग्रेस रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेंचमार्क, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, 3 साल मिनिमम ये चलेगा, तो आपको हर साल प्रोग्रेस बताते जाना है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर प्रोसीजर्स वो सब दिए हुए हैं। द मैनेजर शेल मॉनिटर द प्रोग्रेस रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंड शेल रिपोर्ट सच प्रोग्रेस एनुअली और विद सच फ्रीक्वेंसी एज मे स्पेसिफाइड बाय सेबी आफ्टर सर्टिफिकेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड ऑडिट कमिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो प्रोसीजर है, मॉनिटर करते रहो और बताते रहो। फिर है मैनेजर शेल डिस्क्लोज द प्रोग्रेस रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेस इन द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में भी आपको प्रोग्रेस बताना है। फिर आपको डाइल्यूटेड एनएवी भी बताना है। कन्वर्टिबल्स में आपको हमेशा पता है ना कि जब भी आपके आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल्स हैं, कोई भी चीज जो इक्विटी में कन्वर्ट होती है, इन दिस केस ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसके वजह से डाइल्यूशन आ सकता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका एनएवी कम हो सकता है। अभी आपका एनएवी ज्यादा है क्योंकि सबऑर्डिनेट यूनिट्स कन्वर्ट नहीं हुए। अगर वो कन्वर्ट हो गए और उसके कन्वर्जन के वजह से आपका एनएवी कम हो रहा है तो उसको कहते हैं डाइल्यूटेड एनएवी। अगर बढ़ रही है तो उसको कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव एनएवी। तो एंटी डाइल्यूटिव है, बढ़ रहा है तो मत बताओ, कंजर्वेटिज्म। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इग्नोर। कम हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, डाइल्यूटेड एनपीवी एनएवी कैलकुलेट करके अलग से आपको बताना होगा। ठीक है, तो वो सब दिया हुआ है। सेम डाइल्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका पर यूनिट अगर कम हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी यूनिट्स बढ़ जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा, जो प्राइस आपने उस वक्त डिसाइड किया था वो पैसा आपको मिलेगा, पर कमाई कितनी बढ़ेगी और उसके हिसाब से एनएवी में क्या होगा बोल नहीं सकते। तो वो कम हो रहा है अगर आपके एस्टिमेशन के हिसाब से तो डाइल्यूटेड कैलकुलेट करके बताना है। डिस्ट्रीब्यूशंस भी पर यूनिट अगर कम हो रहे हैं तो वो डाइल्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपको बताना होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? कुछ खास नहीं है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्लासिफिकेशन। ध्यान दो, प्रोसेस फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स। द स्टेटस ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेस परफॉर्मेंस बेंचमार्क शैल बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हमने ऊपर भी पढ़ा है। For reclassification and shall be reviewed by the trustee and audit committee of the investment manager. क्लियर है? तो ऑडिटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रिव्यूड बाय ट्रस्टी होना चाहिए, रिव्यूड बाय ऑडिट कमिटी होना चाहिए। इफ द परफॉर्मेंस बेंचमार्क इज अचीव्ड एट द एंड ऑफ एंटाइटलमेंट डेट इंक्लूडिंग द एक्सटेंडेड डेट इफ एनी, the subordinate units shall be reclassified into equal number of ordinary units on a pari passu basis. मतलब one subordinate unit is equal to one ordinary share, वन ऑर्डिनरी यूनिट। और एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी यूनिट्स और ये जो कन्वर्टेड ऑर्डिनरी यूनिट्स हैं ये सब पारी पासू होंगे, सेम राइट्स, सेम डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सब सेम वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। रिक्लासिफिकेशन कैन हैपन फॉर ऑल सबऑर्डिनेट यूनिट्स ईदर टुगेदर और ऑन अ पीसमिल बेसिस, पार्ट पार्ट करके भी आप कर सकते हो, जो भी आपने टर्म शीट में जैसा लिखा होगा। लॉ मतलब पूरा फ्लेक्सिबल है, आप डिसाइड करो। लॉ सिंपल बोल रहा है, आप डिसाइड करो। ठीक है, फिर सबऑर्डिनेट्स में भी क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी यूनिट्स इन पार्ट और इन फुल इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, सब सेम है। थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन भी हो सकता है। ठीक है, वो सब टर्म शीट में जो आपने लिखा है उसके हिसाब से आप जैसा चाहो कर सकते हो। अब ध्यान दो कि अगर वो परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंटाइटलमेंट डेट या एक्सटेंडेड डेट तक अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है साफ साफ, इफ द परफॉर्मेंस बेंचमार्क इज नॉट अचीव्ड एट द एंड ऑफ एंटाइटलमेंट डेट इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन पीरियड इफ एनी, सबऑर्डिनेट यूनिट शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। मतलब वो कैंसिल हो जाएंगे, अस्तित्व उनका खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएंगे और आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब वो जो आप वैल्यूएशन डिफरेंस जो था वो मतलब अनरीजनेबल था, आप जो कह रहे थे वैसा हुआ ही नहीं। आपने बोला इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, अरे वो हुआ ही नहीं, तो वो जो 10 करोड़ था वो आपको मतलब मिलेगा ही नहीं। ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट टू द होल्डर ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब बायर सही था, बायर का जो अंदाजा था परफॉर्मेंस के बारे में वो सही था और अल्टीमेटली देखो 90 करोड़ ही उसको देने पड़े। तो कितना अच्छा है एक्चुअली,
कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा ही हो गया ना। पहले इस्तेमाल करो, परफॉर्मेंस आ रहा है तो ऊपर के पैसे दे देना, नहीं आ रहा है तो मत देना। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है, इसलिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। दोनों के लिए विन विन है भाई, जो है रियलिटी के हिसाब से ही वो पैसा देना पड़ेगा। प्रॉपर ऑडिटेड है, रिव्यूड है बाय ऑडिट कमिटी, बाय द ट्रस्टी, उसमें कोई मैनिपुलेशन कर नहीं सकता। तो बहुत ही बढ़िया है रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से, ठीक है। विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है दोनों के लिए। अब सब ऐसे ही प्रोसीजरल पॉइंट्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं पहले, इफ परफॉर्मेंस बेंचमार्क not achieved, then subordinate units shall extinguish. Shall get extinguished without any payment. क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर शैल कंसिडर रिक्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स इनटू ऑर्डिनरी और एक्सटिंग्विशमेंट डिपेंडिंग अपॉन द अचीवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंड पास अ रेजोल्यूशन मेकिंग नेसेसरी रिकमेंडेशन टू द इफेक्ट टू द ट्रस्टी. Recommendation for reclassification into ordinary unit or extinguishment as the case may be shall be considered by the trustee, and after ensuring compliance with the regulation, trustee may approve reclassification into subordinate units into ordinary units or extinguishment as the case may be and intimate the same to the investment manager. तो रखा गया है, पावर दिया गया है, बट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क हिट हुए हैं तो मुझे आप बताओ कि ट्रस्टी मना क्या मुंह से करेगा? सोच के देखो, नंबर्स है ना, सब क्वांटिफाइबल हैं, सर्टिफाइड हैं। तो अगर मेरे परफॉर्मेंस बेंचमार्क सारे मीट हुए हैं तो ट्रस्टी मना कैसे करेगा, जस्टिफाई कैसे करेगा वो रिजेक्शन? तो ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, टाइम पास है, ठीक है। इसका कुछ मुझे नहीं लगता ये है कि परफॉर्मेंस हिट हुआ है तो उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस हिट नहीं हुआ है तो नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर है पर्सुएंट टू द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी इन्वेस्टमेंट नेचर लीग नेसेसरी स्टेप्स इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज एंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. नेसेसरी सबको इंटीमेशन दे दो ताकि ऑर्डिनरी यूनिट्स इशू किए जा सके, उनके डीमैट अकाउंट में डाले जा सके, ठीक है, उसकी एंट्री पास हो, सब हो सके. फिर है मैनेजर शेल इंश्योर द रिकॉर्ड डेट इज डिस्क्लोज एज अ पार्ट ऑफ इंटीमेशन. ठीक है, रिकॉर्ड डेट भी बता दो कि कौन से डेट पे हम देखेंगे कि किसको ये मिलेंगे, ठीक है, कौन स्पॉन्सर है, कौन एंटाइटल्ड पर्सन्स हैं वो देखेंगे. एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द रिकॉर्ड डेट. तो गैप दी है, कितने दिन पहले आपको रिकॉर्ड डेट बतानी है. फिर है सबऑर्डिनेट यूनिट्स अपॉन बीइंग रिक्लासिफाइड ऑर्डिनरी शैल बी लिस्टेड. तो ऊपर का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो ये है प्रोसेस ऑफ रिक्लासिफिकेशन. ठीक है, आ रहा है ख्याल में कुछ? ये आप कट कर दो, ठीक है. तो ये पूरा फ्रेमवर्क था. कुछ ऊपर भी पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत मैं बता देता हूं. यही सारे पॉइंट्स हैं उसमें भी, कि जब आप मिनिमम यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स जहां पे भी निकालोगे कि मिनिमम कितने यूनिट होल्डिंग्स होने चाहिए, तो उसमें कहीं भी सबऑर्डिनेट यूनिट्स को काउंट नहीं करना है. ठीक है, मतलब जहां जहां मिनिमम के क्राइटेरियाज हैं या यूनिट्स के जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उसमें सबऑर्डिनेट यूनिट्स को यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डिनरी यूनिट्स को ही काउंट करना है. फिर जो मिनिमम होल्डिंग रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी सबऑर्डिनेट यूनिट्स काउंट नहीं होगी. स्पॉन्सर के पास जो सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं वो उसका जो मिनिमम होल्डिंग रखनी पड़ती है एज अ स्पॉन्सर, उसमें काउंट नहीं होंगे. तो बेस में भी कैलकुलेट नहीं होंगे और जो स्पॉन्सर के हाथ में है वो भी, उसमें भी कहीं भी काउंट नहीं होंगे. मतलब वो यूनिट्स है ही नहीं. मैंने इससे कहा ना, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ वो कन्वर्ट हो सकते हैं, यही एक उसका फीचर है. ना उस पर वोटिंग राइट्स हैं, ना उस पर डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ना उसको आप स्पॉन्सर की होल्डिंग है उसमें काउंट कर सकते हो. कहीं भी उसका कोई भी लेना देना नहीं है. अब ध्यान दो, एक और अच्छा पॉइंट है, नो INVIT शैल रेज फंड्स थ्रू पब्लिक इशू. जब तक ये सब चल रहा है नाटक, 3 साल का है जो हमने टाइम दिया एक्सटेंशन का है, जो भी पूरा जब तक ये सब चल रहा है, जब तक सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं तब तक आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते. पब्लिक इशू
मना किया गया है, ठीक है, ध्यान दो। नो INVIT shall raise funds through public issue if any subordinate units have been issued and are outstanding। आए ख्याल में? बीच में मतलब आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो सबऑर्डिनेट इशू है, क्योंकि वो बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं, उससे पूरा वैल्यूएशन, NAV, डिस्ट्रीब्यूशन सब बदल सकता है, तो बीच में ऐसा पब्लिक इशू नहीं कर सकते। सेम आपने और भी गाइडलाइंस में चीज़ें पढ़ी होंगी। आपने आई थिंक ICDR में सुपीरियर वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला भी पढ़ा होगा कि अगर एग्जिस्टिंग कुछ है, ठीक है, तो जब तक है तब तक आप नया IPO नहीं कर सकते। फिर उसके लिए रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 अलग से लाया गया, उसको अलग से अलाउ किया गया। तो काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें दी हैं कि जब तक पार्टली पेड अप हैं या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तब तक आप IPO नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशंस ऑलरेडी डले हुए हैं, तो सिमिलर लाइंस पे दिए हुए हैं कि पहले आप ये पूरा निपटाओ, उसके बाद आप फंड रेज करो पब्लिक से। सेम ये भी एक कंडीशन है, IPO की में ही कंडीशन है, देयर आर नो आउटस्टैंडिंग सबऑर्डिनेट यूनिट्स, वो डाला गया है कि जब आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो, पब्लिक इशू कर रहे हो, तो आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग सबऑर्डिनेट यूनिट नहीं होने चाहिए, वो उसमें रेगुलेशन में ऐड किया गया है। फिर ये भी सब वही है जो हमने नीचे पढ़ा था कि यूनिट होल्डिंग पैटर्न जो आप देंगे वो आपको अलग अलग देना है, ऑर्डिनरी यूनिट्स अलग बताना है, सबऑर्डिनेट यूनिट्स अलग बताना है, ठीक है। और एक अच्छा पॉइंट दिया है कि ये अलग ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कि अगर किसी के पास 10% से ज़्यादा यूनिट्स हैं, ऑर्डिनरी यूनिट्स हैं, मतलब बड़ा यूनिट होल्डर है, तो उसको एक पावर दिया गया है कि आप अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, आपका एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्योंकि आप बड़े शेयर होल्डर हो। द यूनिट होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ INVIT ईदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, ठीक है, ध्यान दो, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है वैसे ही कुछ ये डाला गया है, ठीक है। तो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मिनिमम 10% ये जो लोग हैं ये चाहें तो अपना एक डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाल सकते हैं। बी एंटाइटल टू नॉमिनेट वन डायरेक्टर, ठीक है, आप नॉमिनेट कर सकते हो, नॉमिनेट वन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द INVIT ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है, ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हो। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ नॉमिनेटेड शेल रिक्यूज फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, ऑब्वियसली नॉमिनेट डायरेक्टर्स वोट नहीं कर सकते, तो हर जगह लिखा रहता है, ठीक है, तो वो वोटिंग नहीं कर सकता। वे सच नॉमिनी डायरेक्टर और एसोसिएट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ यूनिट, ठीक है, तो वो कहीं भी उसमें वोटिंग नहीं कर सकता। इन एनी ट्रांजैक्शन वेयर, अच्छा सारे में नहीं है, सारे में नहीं है, ध्यान दो, फ्रॉम वोटिंग इन एनी ट्रांजैक्शन वेयर सच नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, वो खुद इंटरेस्टेड है या उसका कोई एसोसिएट है वो इंटरेस्टेड है, और द यूनिट होल्डर हु नॉमिनेटेड, जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है वो अगर उसमें इंटरेस्टेड है, तो कोई भी वो खुद या उसके एसोसिएट्स या जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है वो लोग अगर कोई ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो वो नॉमिनी डायरेक्टर उसमें वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, इज द पार्टी, तो वो इंटरेस्टेड है अगर, या यूनिट होल्डर के एसोसिएट, ठीक है, कौन कौन है, नॉमिनी डायरेक्टर खुद पहला, फिर नॉमिनी डायरेक्टर के एसोसिएट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, पार्टी हैं, तो भी नॉमिनी डायरेक्टर वो नहीं कर सकता। फिर जो डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है यूनिट होल्डर्स ने, यूनिट होल्डर्स 10% यूनिट होल्डर्स जो हैं जिन्होंने इसको रिकमेंड किया था, नॉमिनेट किया था, वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो भी वो वोट नहीं कर पाएगा उस पर, और ये यूनिट होल्डर्स के एसोसिएट्स अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो भी वो वोटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसी 4 चीजें दी हैं, ठीक है, लिख लो। और फिर ये दिया ही है कि आपको स्टीवर्डशिप कोड फिर अप्लाई हो जाएगा जो पिछले अमेंडमेंट्स में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टीवर्डशिप कोड आपको निभाना पड़ेगा जो शेड्यूल 8 में दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉमिनेट कर सकता है, ये पावर अब दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? तो लगभग हमारा अमेंडमेंट पूरा सबऑर्डिनेट यूनिट्स का डिटेल में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है, इतना मिनिमम आपको ये सब कवर करके जाना है। चलो, तो SMCF के पूरे अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं, इतना आप करके जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको ये सब काम का लगा हो तो प्लीज़ आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है अमेंडमेंट्स हैं,
उनको हवा ही नहीं होती है, 2-3 घंटे दे के वो कवर कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाएँ तो उनका फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।